जरा सोचिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पर कैश का बंडल मारकर ब्रेकअप कर लेते हैं और 10 साल बाद जब आप कैंसर से लड़ रहे होते हैं और आपके सिर के बाल उड़ चुके होते हैं, तब हॉस्पिटल में वही लड़की आपकी डॉक्टर बनकर सामने आ जाती है। ई कौनो नॉर्मल कहानी ना। आज की कहानी में सच्चा प्यार मौत को भी हरा देगा। आखिर वो लड़की आपन पूरा करियर काहे बदल दी हलस। चलिए ये इमोशनल सफर शुरू करते हैं। जिस दिन ये सब खत्म भयल, ठीक हमारे फ्रेंड्स के पूरे ग्रुप के सामने मैंने कैश का एक बड़ा बंडल निकाला और एक पूरे बेवकूफ की तरह उसे सीधे ओकरा सामने पटक देनी। लिन सुई सुई, चलो यहीं खत्म करते हैं, मेरा मजा पूरा हो गया। ओकरा बाद जवन सन्नाटा छाइलो में लिन सुई सुई नाथ रॉयल और ना ही कवनो तमाशा किलस। उ बस नीचे झुकली पैसा उठोली, ओकरा के झाड़ली और भारी आवाज में जवाब में बस एक शब्द कहली। उस गर्मी के खत्म होने के बाद लिन सुई सुई यूनिवर्सिटी जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई, एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए, जबकि हम अकेले विदेश चले गए एक लंबे और थकाने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ई जुदाई पूरे 10 साल तक चल और 10 साल बाद राजधानी के एक बड़े हॉस्पिटल में हम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और यूं ही अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे ताकि अपने लिए एक विग चुन सकें। जोरदार मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण हमारे से उबले हुए अंडे की तरह एकदम गंजा और चिकना हो गए रहे। ये वाली एक कूल शेड जिसमें हल्के घुंघराले बाल हैं, काफी अच्छी लग रही है। अचानक मेरे वार्ड का दरवाजा खुला, एक ठंडी हल्की खुशबू जिसमें डिसइंफेक्टेंट की महक भी मिली हुई थी अंदर आ गई। मैंने अपने आप ऊपर देखा और हमारा नजर दो ठंडी बेपरवाह आंखों से टकरा गई। उस पल समय थम सा गया। लिन सुई सुई एक सफेद लैब कोट पहने मेरे सामने खड़ी थी। वो इतना अचानक सामने आई कि ओकरा बगल में खड़ी नर्स को तो जैसे पता ही नहीं चला। प्रोफेसर लिन, ये हमारे सबसे नए पेशेंट हैं लू शिंगजो। जिस पर लिन सुई सुई ने मेरी तरफ देखा, हमारा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। मेरा फोन लगभग मेरे चेहरे पर ही गिरते गिरते बचा। जिस इंसान के बारे में हम सोच ले रहने की अब ओकरा से कभी आमना सामना ना हुई, वह किसी तरह मेरा इलाज करने वाली डॉक्टर बन गई थी। हम घबराकर अपना फेस मास्क ठीक करे लगनी और मन ही मन सोचनी कि काश हम आपन सिर चादर के नीचे छिपा लें। हालांकि मैंने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हम औकर भारी बर्फीली नजर को महसूस कर सकते रहनी, एक ऐसी नजर जो उन सालों पहले उसने मुझे जो बेबस लेकिन कोमल नजर दी थी उससे बिल्कुल अलग थी। इंटर्न ने मेरा केस बताना शुरू किया। लू शिंगजो, पुरुष, 28 साल का। 10 साल पहले एक रूटीन मेडिकल चेकअप में पता चला हॉजकिन लिम्फोमा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बीच में ही बात काटे जाने पर इंटर्न ने हैरानी से पूछा, प्रोफेसर लिन, क्या आप इस पेशेंट को जानती हैं? हमार दिल जोर से धड़के लागल और हमार उंगलियां फोन की काली स्क्रीन पर यूं ही घूमने लगीं। काफी देर बाद उसकी आवाज शांत पानी की तरह सपाट और बिना किसी इमोशन के हवा में गूंजी। नहीं, मैं नहीं जानती, बस उसका मेडिकल केस थोड़ा अनोखा है, इसलिए मैंने उस पर एक नजर और डाली। ये कहकर वह अगले बेड पर पेशेंट को देखने चली गई। जाने से पहले उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हम बिस्तर पर बेजान होकर गिर गए। हमार पीठ ठंडे पसीने से भीग गल रहे। ऐसन लागल कि लिन सुई सुई सचमुच हमरा के भूल चुकल बा, और मुझे लगता है कि ये बात समझ में भी आती है। उस समय मैंने जिस बेरहमी से बिहेव किया था, उसे देखते हुए शायद वो हमरा से हेट करे कि कवनो मौका ना छोड़े के चाहत हुई। सच कहूं तो अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो लिन सुई सुई और हम बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रहते थे। उस समय हम अपनी क्लास का बदनाम राक्षस राजा था, एक डीठ और हाइपर लड़का जो अपने परिवार की दौलत के दम पर दिन भर ऊधम मचाता रहता था। हमार नंबर हमेशा एक जिस्म ही आवत रहे, हर साल पूरी क्लास में सबसे आखिर में। हमारी क्लास टीचर जो इस बिगड़े हुए स्टूडेंट को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी, मुझे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थीं। खासकर उन्होंने लिन सुई सुई को मेरी डेस्क मेट बना दिया था। लिन सुई सुई मेरे बिल्कुल उलट थी, बहुत होशियार शांत स्वभाव की और एक नाजुक परी जैसी खूबसूरत लड़की। ओकर दुनिया में सिर्फ लगातार होने वाले टेस्ट और हर बार फर्स्ट रैंक लावे के सिलसिला ही शामिल रहे। शायद उसकी एकमात्र कमी यह थी कि ओकर परिवार बहुत ज्यादा गरीब रहे। शुरू में वो हमारा तरफ देखे के भी फिक्र ना करती रही, लेकिन हम बिल्कुल अलग रहनी हमारी चमड़ी बहुत मोटी रही। उस उम्र में लड़के लड़कियों के पीछे भागते समय ट्रू लव के बारे में भला का जानत रहनस। ये सब बस फूल भेजने, लव लेटर्स लिखने या खाने पीने की चीजें खरीदने तक ही लिमिटेड होता था। हम इन कमजोर कोशिशों को बेकार समझते थे और फिर मैंने कुछ बिल्कुल अलग करने का डिसीजन लिया। एक चमकीली धूप वाली सुबह, जब स्कूल का हर दूसरा लड़का अपनी अपनी क्रश पर उन पालतू दिखावटी गिफ्ट्स की बौछार करने में बिजी था,
हम किताबों का एक भारी बक्सा लेकर सीधे लिन सुई सुई की डेस्क की ओर गए और ओकरा के जोरदार आवाज के साथ नीचे रख देहनी। हमरा आस पास मौजूद सब केहू हक्का बक्का रह गए। लिन सुई सुई ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन हम बस एक इतराती हुई मुस्कान के साथ बक्से पर थपकी देहनी। इसके अंदर मैंने अनाउंस किया, तुम्हें एग्जाम के 5 साल, मॉक टेस्ट के 3 साल का पूरा सेट मिलेगा, साथ ही कुछ सीक्रेट गाइड बुक्स भी जिन्हें तुम दुकानों से खरीद भी नहीं सकती। एकरा अलावा ई सेमेस्टर के बाकी दिनन खातिर तोहरा जितना भी एग्जाम पेपर और स्टडी मटेरियल के जरूरत पड़ी ओकर सगरो खर्च हम उठाइब। जिसन की पुराण कहावत बा कि सबसे ज्यादा रूखी सूखी रहने वाली लड़की भी आखिरकार एक लगातार पीछे पड़े आशिक के आगे पिघल ही जाले। यहां तक कि बर्फ जैसी ठंडी लिन सुई सुई भी मेरे इस सीधे सपाट जोरदार तरीके को इग्नोर नहीं कर पाई, एक ऐसा तरीका जो सीधे होकर प्रैक्टिकल जरूरतों को पूरा करते रहे। सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही हम दूसरों की नजर में परफेक्ट कपल बन चुके थे। उस सचमुच बहुत खूबसूरत दिन रहे। हम वो तरह के इंसान बानी जेकरा आमतौर पर टीचर्स के लेक्चर सुनना बिल्कुल पसंद ना होला। जैसे ही हम उन्हें सुनते हैं मुझे नींद आने लगती है। बाकिर जब भी लिन सुई सुई आपन कलम उठावत हमरा सिर पर हल्के से थपकी देत और एक सख्त चेहरे के साथ कहत कि लू शिंगझो सवाल को देखो, तो हम तुरंत चौकन्ना होकर पूरी तरह जाग जाते रहनी। हम बस आपन डेस्क पर पसरल रहत रहनी सवाल को पढ़ने का नाटक करते रहता, जबकि चोरी छिपे होकर प्रोफाइल पर नजरें गड़ाए रहता। उन गर्मियों की दोपहरों में सूरज की रोशनी पर्दों के छेदों से छनकर ओकरा चेहरा पर पड़त रहे हम हर छोटी से छोटी चीज, यहां तक कि उसकी त्वचा पर मौजूद बारीक मुलायम रोएं भी पूरी क्लैरिटी के साथ देख सकते रहनी। सवाल को देखो, मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो? जवाब मेरे चेहरे पर नहीं लिखा है। वो हमेशा हमरा के डांटते और शर्म से होकर कान सुर्ख लाल हो जात, क्योंकि तुम सवाल से ज्यादा खूबसूरत हो। हम एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब देते रहनी। उनके स्ट्रिक्ट ट्यूशन के तरीके से हम, जो हमेशा क्लास में सबसे पीछे रहने वाला लेजी स्टूडेंट था, चमत्कारिक रूप से चीजें समझने लगा। सिर्फ 1 साल में हमारा टोटल स्कोर 100 से ज्यादा अंकों से इंप्रूव हो गई। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले हमनी के चीन का एक बहुत बड़ा मैप भी खरीदा। लिन सुई सुई ने एक लाल पेन लिया, राजधानी शहर के चारों ओर एक गहरा गोला बनाया और फिर उसे एक सीधी रेखा से हमारे छोटे से शहर से जोड़ दिया। लू शिंगझो, उसने कहा, हमारी एक डील है, हम राजधानी में मिलेंगे। कोई बहाना नहीं, हम साथ में कॉलेज जाएंगे। उसकी आंखें चमक उठी, रात के आसमान के तारों से भी ज्यादा तेज। डील पक्की, छोटी उंगली की कसम, जो भी पीछे हटेगा वो पिल्ला कहलाई। जवानी के उस जोश भरे पल में हमारा सच में यकीन रहे कि फ्यूचर मेरी मुट्ठी में बा। काश बाद में वो मनहूस मेडिकल चेकअप न भइल होत। उल्टी की जोरदार लहर मुझे वापस हकीकत में खींच लाई। मैंने टॉयलेट बोल को कसकर पकड़ लिया। उल्टी के जोर से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा दोस्त, जो बहुत ज्यादा परेशान था, डॉक्टर को ढूंढने जाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए ओकर हाथ पकड़ लेनी। मत जाओ। अगर लिन सुई सुई ने मुझे पुराने दिनों वाला कमीना पहचान लिया, तो वो शायद अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेगी। वह सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए मुझसे 100 राउंड फिजियोथेरेपी करवाएगी। मेरे मुंह से ई शब्द निकल ही रहे कि मेरे पीछे से एक ठंडी साफ आवाजन सुनाई दी, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें सिर्फ 100 राउंड फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी? हम पूरी तरह से जम गए, नहीं पीछे मुड़े के हमार हिम्मत ही ना भील। उस रात जब नर्स मुझे इंजेक्शन लगाने आई, तो उसने मुझसे गपशप करते हुए कहा कि यह अजीब बात है, प्रोफेसर लिन आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन इस बार उन्होंने खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि तुम्हें वे इंपोर्टेड बहुत महंगे पेन किलर ही दिए जाए। वैसे क्या तुम्हें पता है, प्रोफेसर लिन सच में एक जीनियस हैं। उन्होंने अपनी बैचलर की पढ़ाई के बाद बिना किसी ब्रेक के सीधे पीएचडी कर ली। हम सुन ले बानी कि वो डीन के बेटे से शादी करे वाली बॉडी, वह अमेरिका से पढ़ी हुई डॉक्टर हैं। टैलेंट और खूबसूरती का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। मेरे बचपन के दोस्त के चेहरे पर आई मुस्कान जम गई। वो अजीब नजर से मेरी तरफ देखलस। मैंने अपने हॉस्पिटल गाउन पर लटकते एक ढीले धागे को छेड़ा और एक कड़वी मुस्कान दी। रहने दो, उसके सामने एक शानदार फ्यूचर फैला हुआ है, जबकि हम एक टूटे फूटे एक ही तख्ते वाले पुल को पार करने में फंसल बानी। ओकरा बाद लिंग सुई सुई फिर कभी नजर नहीं आई। तब तक नहीं जब तक मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल गई। मेरे दोस्त ने बीजिंग में जमीन पर बना एक पुराना अपार्टमेंट किराए पर लेने में मेरी मदद की, जिसमें एक आंगन भी था। जैसे ही हम वहां शिफ्ट होते रहनी, मेरी हाई स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट कुछ पुराने क्लासमेट्स के साथ आ गई और खुद ही खाने के लिए रुक गई। किचन में काफी हलचल थी और खाना पकने की खुशबू आ रही थी। सब्जियां काटते हुए क्लास प्रेसिडेंट ने पूछा, शिंगा झोंग, तुम्हारी बीमारी तो पुरानी वाली है ना?
लिंग सुई सुई तो उस फील्ड की सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, क्या तुम उससे मिलने नहीं गए? हम हाथ हिलाकर बात टाल देनी कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे होठों से ये शब्द निकल ही रहे कि दरवाजे की घंटी बजी और उसके तुरंत बाद मेरे क्लासमेट्स हैरानी से चिल्ला उठे कि लिंग सुई सुई, तुम आखिरकार आ ही गई। हम अपनी जगह पर जम सा गई नहीं। उसने कोई मास्क नहीं पहना था, उसकी नजर भीड़ को चीरती हुई सीधे मेरे चेहरे पर आकर टिक गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वो क्लास प्रेसिडेंट की तरफ मुड़ी और कह ली कि चलो, क्लियर ब्रॉथ, हॉट पॉट बनाते हैं, कम तेल कम नमक वाला। बाकी सब किचन में बिजी हो गए और लिविंग रूम में सिर्फ हम दोनों ही अकेले रह गए। हमारा ऐसन लागल जिसे हम कांटों पर बैठल बानी। मैंने ऊपर हाथ बढ़ाकर मास्क टटोला जो वहां था ही नहीं। छठ लिंग सुई सुई ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी वाली पालक की डंडी को तोड़ा और ठंडे लहजे में बोली, मैंने तुम्हें पहचान ही लिया है तो अब इसकी क्या जरूरत है? हमारा हरकतें जम सी गई ली, हम शर्मिंदा होकर अपने हाथ पीछे खींच लेनी। मुझे लगा कि अस्पताल में तुमने मुझे पहचाना नहीं था। कोई जरूरत नहीं, हम अब उतने करीब नहीं हैं। उसने सब्जियां छांटने के लिए अपना सिर झुका लिया और उसकी आवाज में एक तीखी और पक्की बात थी। हमार तो बस यह इच्छा रहे कि कहीं कवनो बिल मिल जाओ जेमे घुस के हम गायब हो जाएं। ठीक उसी समय स्क्वाड लीडर ने मुझे कुछ पेपर टॉवेल लाने के लिए आवाज दी। हम तेजी से टीवी कैबिनेट में कुछ ढूंढने के लिए भागे, लेकिन मैंने इतनी जोर से हाथ पैर मारे कि कैबिनेट के ऊपर रखा एक पुराना फोटो फ्रेम बुरी तरह से डगमगाया और सीधे नीचे आ गिरल। मेरे पास बचने का टाइम नहीं था, लेकिन एक पतले गोरे हाथ ने आगे बढ़कर उस फ्रेम को बड़ी ही नजाकत और एक्यूरेसी से थाम लिया। लिंग सुई सुई, मुझे तो पता भी नहीं चला था कि वो ठीक मेरे सामने खड़ी है। उसने फ्रेम के अंदर लगी तस्वीर पर अपनी नजरें गड़ा दी। ई ईगो ऐसन तस्वीर रहे जवन हम 10 साल पहले चुपके से खींच ले रहनी। इसमें उसका प्रोफाइल दिख रहा था जब वह महज 5 साल की थी। वो साल कितने शांत और सुकून भरे थे, मैंने सोचा। अब तो हम गए काम से। उस रास्ते पर जरा मुझे समझाने दो, मेरी आवाज में ना तो कोई खुशी थी और न ही कोई गुस्सा। हम अजीब तरह से आपन सिर खुजलवली। लिंग सुई सुई ने बस एक नजर कमरे को सजाने के लिए मेरे द्वारा लगाई गई तस्वीरों पर डाली। ज्यादातर तस्वीरें मेरी और मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की मजेदार और बचकानी हरकतें दिखा रहल रहीं। तो इन सभी सालों में तुमने लड़कों को भी डेट किया है? मैंने खुद को मजबूत किया और जवाब दिया, हाँ, मैं दोनों तरफ से अट्रैक्ट होता हूं, तो क्या हुआ? लिंग सुई सुई के चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। वो फोटो फ्रेम को जोर से वापस शेल्फ पर पटक दिहलस, जिससे धूल का एक गुब्बार उठ खड़ा भेल। वो आपन कोट उठवली और जाने के लिए मुड़ी। क्या अस्पताल में कोई इमरजेंसी है? जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख ली। हम वहां पूरी तरह से हक्का बक्का खड़ा रहनी और वो एक हल्की व्यंग्य भरी हंसी हंस ली। मेरे एक बिन बुलाई एक्स गर्लफ्रेंड के यहां रुके रहने का क्या फायदा? मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये मेरा दूसरा एडमिशन था। ठीक उसी समय जब हम कस्टमर सर्विस एजेंट के साथ एक विग और कुछ स्टॉकिंग्स की एक्सचेंज को लेकर गर्मागर्म बहस कर रहल रहनी, दरवाजा खुला और लिंग सुई सुई अंदर आ गई। मैंने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और कछुए की तरह जो अपने खोल में सिमट जाता है, हम भी चादर के नीचे पूरी तरह से छिप गई। नहीं, लू शिंग झो, लिंग सुई सुई ने आवाज दी। उसकी आवाज ठंडी और बेपरवाह थी। कंबल के अंदर से दबी हुई आवाज में मैंने जवाब दिया, वह यहां नहीं है, मैं तो बस उसका बचपन का दोस्त हूं। कुछ ही सेकंड बाद कंबल जोर से खींचकर हटा दिया गया। चिड़ियों के घोंसले जैसे बिखरे बालों के साथ हम उठकर बैठ गए, खुद को बहुत ज्यादा दोषी फील करते हुए, और ऊपर उसकी तरफ देखा। उसके बगल में खड़ा एक पुरुष डॉक्टर मुस्कुराया और माहौल को हल्का करने की कोशिश की कि सुई सुई तो बस तुम्हारे इलाज के प्लान पर बात करने आई है। लिंग सुई सुई मेरी अजीब सी हालत देखकर ओकर भौहें तन गई लीं। बोली, लगता है तुम्हारा सुनने का कोई मूड नहीं है, मैं कल आऊंगी। रुको, जाओ मत। मैंने जल्दी से उसके कोट का किनारा पकड़ लिया। वो रुकली, उसकी नजर मेरी उंगलियों के पोरों पर पड़ी जो काले पड़ गए थे और उनका रंग बदल गए रहे। एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह तुरंत अपने प्रोफेशनल अंदाज में लौट आई। इलाज का प्लान समझाने के बाद उसने अपनी फाइल बंद कर दी। मैं तुम्हें एक नई बहुत ही मॉडर्न दवा देना चाहती हूं। यह बहुत असरदार है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट गंभीर हो सकते हैं। तुम्हें एक क्लिनिकल ट्रायल कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे। बिना कुछ सोचे समझे मैंने झट से कह दिया, ठीक है सुई सुई, वैसे भी हम तो बस मौत का इंतजार कर रहल बानी। अगर मैं मेडिकल साइंस में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सका तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लू शिंगझो, उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी।
मैं कभी भी किसी इंसान की जान को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ एक मोहरा नहीं मानूंगी। मुझे इस इलाज के प्लान पर पूरा भरोसा है। उसके कसकर भींचे होठों को देखकर मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस भइल। ठीक है, मैंने कहा, मैं सिग्नेचर कर दूंगा, भले ही इसके साइड इफेक्ट कितने भी भयानक क्यों ना हो। इलाज के बाद मुझे चक्कर आने लगे और जी मिचलाने लगा और उल्टी भी हुई। जब मेरी बचपन की दोस्त कुछ सामान लेने घर गई तो हम अपनी व्हीलचेयर खुद चलाकर अस्पताल के बगीचे में ताजी हवा लेने चला गया। एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी मेरे पास आया। लू शिंगझो, क्या इत्तेफाक है। ई ऊहे पुरुष डॉक्टर रहे जेकरा के हम उस दिन लिंग सुई सुई के पीछे पीछे चलते देख ले रहनी सॉन्ग यान। अफवाह रही कि वो अस्पताल के डायरेक्टर का बेटा है और लिंग सुई सुई का फियांसे बा। उसने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। उसकी आवाज में एक हल्की चुभने वाली कड़वाहट थी। मैंने सुना है कि तुम लिंग सुई सुई के वो पुराने बॉयफ्रेंड हो, वो जिसने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के ठीक बाद पैसों के लिए उसे छोड़ दिया था। क्या तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी हो गई है और तुमने उसे खुद से दूर करके किसी मेलोड्रामेटिक ड्रामा की तरह नाटक करने का फैसला कर लिया है? कितने बेवकूफ हो तुम। वैसे तुम्हारी वजह से ही हम ओकरा से सगाई कर पवली। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैंने ऊपर देखा और उसे घूर कर देखा। तो फिर थैंक यू फईस के तौर पर 5 मिलियन निकालो। क्या होगा अगर मैंने अपना मन बदल लिया? क्या होगा अगर मैं अभी लिंग सुई सुई के पीछे जाऊं और उसे कहूं कि मैं अब भी उसे प्यार करता हूं? ये बात तोहरा के अंदर से मार डाली है ना। गुस्सा होने के बजाय सॉन्ग यान बस मुस्कुराया और फिर मेरी तरफ से हटकर पीछे देखने लगा। लिंग सुई सुई, अगर तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड अभी तुमसे अपने प्यार का इजहार करे तो क्या तुम उसे वापस अपना लोगी? मेरे चेहरे पर मुस्कान जम गई। हम मैकेनिकल अंदाज में पीछे मुड़नी। डूबते सूरज की रोशनी में नहाया हुआ लिंग सुई सुई वहां खड़ी थी। उसके हाथ उसकी जेबों में थे और उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। आगे बढ़ो, तुम ट्राई कर सकते हो। हम हक्का बक्का रह गए। नहीं, कोशिश किस बात की? कहो कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। देखते हैं कि क्या मैं सच में तुम्हारे पास वापस आती हूं। सॉन्ग यान अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और फिर वहां से चल गई। लिंग सुई सुई चलकर मेरे पास आई, मेरी व्हील चेयर पकड़ी और मुझे झील के किनारे वाले रास्ते पर आगे बढ़ाने लगी। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? उसने पूछा। हम आपन नाखून कुरेदे लगनी और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने पहले जो कुछ भी कहा था वह सिर्फ सॉन्ग यान को इरिटेट करने के लिए कहा था। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरी अभी की हालत में उसे प्यार करने का मुझे क्या हक है? लिंग सुई सुई अचानक रुक गई, घूमकर मेरे सामने आई और नीचे झुक गई। सौंज्ञान के साथ मेरी सगाई पूरी तरह से उसके पिता की मनगढ़ंत सोच थी और यह मैं ही थी जिसने आज तुमसे ये सब बातें कहने के लिए उसे कहा था। हम जम सा गई नहीं और फिर अचानक उमड़ी दबी हुई तकलीफ से ओवरवेल्ड होकर हम फूट पड़नी। तो बधाई हो। अब जब तुमने मुझे इस बदहाल हालत में देख ही लिया है तो क्या तुम्हें आखिरकार तसल्ली मिल गई? हाँ, लिंग सुई सुई ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने मेरे कंधों को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उस पैसे की परवाह थी? क्लिनिकल ट्रायल के लिए वह भर्ती का नोटिस मैंने ही हमारी क्लास प्रेसिडेंट से कहा था कि वह तुम्हें भेज दे। मुझे तो लिटरेचर पढ़ना था, मैं डॉक्टर क्यों बन गई? अगर तुम्हें बचाने की बात ना होती तो मैं शुरू से मेडिकल की पढ़ाई कभी करती ही नहीं। हमार दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गए तो उसे यह सब पहले से ही पता था। उसने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा। तुम अभी बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें इरिटेट नहीं करूंगी, लेकिन मेरी बात गांठ बांध लो। कभी यह मत सोचना कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा पाओगे। उसी रात मैंने अपनी पुरानी क्लास प्रेसिडेंट को फोन करके बात पक्की की। यह सच था, उसने सचमुच बहुत पहले ही लिंग सुई सुई को मेरी हालत के बारे में बता दिया रहे। लिंग सुई सुई पूरे 1 हफ्ते तक मेरे अपार्टमेंट के नीचे डेरा डाले रही। न कुछ खाया न कुछ पिया जब तक कि उसका वजन 10 पाउंड से ज्यादा कम नहीं हो गया। फिर उसने अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन बदलकर मेडिकल की पढ़ाई करने का डिसीजन कर लिया। शिंगझो, अफसोस के साथ मत जीना। फोन रखने के बाद हम अंधेरे में अकेले बैठल रहनी और मुझे गहरे अकेलेपन का एहसास सताने लगा। मैंने खुद को एक दुखद हीरो समझा था, लेकिन असलियत यह निकली कि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान पिछले 10 सालों से अकेले ही स्ट्रगल कर रहा था, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। वार्ड का दरवाजा चरचराते हुए खुला और लिंग सुई सुई अंदर आई। रोशनी की वजह से उसकी परछाई साफ दिख रही थी। मेरे चेहरे पर आंसुओं के निशान देखकर उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत गंभीर हो गए। क्या दर्द हो रहा है बेवकूफ? तुमने अपना सब्जेक्ट क्यों बदल लिया? क्यों? अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? लिंग सुई सुई ने राहत की सांस ली। वो मेरे पास आई और मुझे तब तक उसे पीटने दिया जब तक मैं रो रो कर थक नहीं गई। जब हम आखिरकार रुकनी तो वह नीचे बैठ गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं।
चूंकि अब हम दोनों सच जानते हैं, तो क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? क्या हम साथ रह सकते हैं? हम हिचकिचाई नहीं, मैंने कहा। मैं तुम्हें बस नीचे ही खींचूंगा। हो सकता है मैं बच भी ना पाऊं। घर लौटते समय उसने अपना चेहरा मेरे कंधे में छिपा लिया, अपना हाथ ऊपर उठाया और एक कसम खाई। मैं कसम खाती हूं, भले ही वह दिन आ जाए जब मौत हमें हमेशा के लिए अलग कर दे, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं जिंदा रहूंगी, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा भी अपने साथ लेकर। अगर मैं ये प्रॉमिस करूं, तो क्या तुम आखिरकार मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हमारा ऐसा लागल जैसे हम कोई थकी हुई चिड़िया हूं, जिसने 10 साल तक हवा और बारिश में उड़ते हुए बिताए हों, और आखिरकार उसे उतरने की कोई जगह मिल गई हो। मैंने अपने सारे डिफेंस छोड़ दिए और उस सेफ हेवन में सिमट गया जो उसने मुझे दी थी। ठीक है, मैंने फुसफुसाया, चलो फिर से एक हो जाते हैं। हमारी दूसरी दिल की बात खत्म हो चुकी थी। मेरे मकान मालिक ने सिर्फ और मुझसे छुटकारा पाने के लिए पेनल्टी देने को भी तैयार होकर मुझे घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। लिंग सुई सुई ने एप्पल के पहले के सजेशन को दोहराते हुए पूरी सीरियसनेस से कहा, चलो मेरे साथ रहने आ जाओ। यह अस्पताल के पास ही है, और चूंकि मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मेरे लिए तुम्हारी देखभाल करना आसान होगा। और इस तरह बिल्कुल नेचुरली हम ओकर आलीशान अपार्टमेंट में रह चल गए। नहीं, हालांकि हम साथ रह रहे थे, फिर भी मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। एक रात हम बाथरूम जाने के लिए उठे। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि लिंग सुई सुई लिविंग रूम में बैठी पड़ रही थी। मैंने अभी तक अपनी विग नहीं लगाई थी, इसलिए मैं वहीं जम गया। मेरा सिर पूरी तरह से गंजा और अंडे की तरह चिकना था। वह मेरे पास आई, धीरे से मेरे उन हाथों को नीचे किया जिनसे मैं अपना सिर छिपा रहा था, और मुझे दीवार से सटा दिया। उसने मुझे थामे रखा और हमारी सांसें आपस में घुल मिल गईं, जब तक कि हवा की कमी से मेरी सांसें थमने नहीं लगीं। मैं इतने लंबे समय से तुम्हें चूमना चाहती थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और अपना हाथ मेरे चिकने नंगे सिर पर फेरा। ये देखकर कि तुम हर दिन उस विग को लेकर कितनी परेशान रहते थे, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ कहूं। इसने तो मुझे पागल ही कर दिया था। क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? मैंने पूछा, अचानक खुद पर तरस खाते हुए। नहीं, उसने पक्के इरादे से कहा, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल में यह बहुत कूल लगता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम में ले गई और काउंटर पर रखे इलेक्ट्रिक हेयर क्लिपर्स की ओर इशारा किया। मेरा सिर मुंड दो, मेरा सिर मुंड दो। हम हक्का बक्का रह गए। नहीं, क्या तुम पागल हो? तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारी प्रोफेशनल इमेज बहुत ज्यादा मायने रखती है। लिंग सुई सुई एक छोटे से स्टूल पर बैठ गई और शीशे में अपनी परछाई को देखने लगी। मैं बहुत छोटी दिखती हूं, उसने समझाया। कभी कभी मरीजों के परिवार वालों को टेंशन होती है कि मेरे पास शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है। शायद अगर मैं अपना सिर मुंडवा लूं तो मैं थोड़ी ज्यादा रिलायबल लगूंगी। फिर अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उससे बहस में जीत न पाने के कारण मैंने उसके लंबे घने काले बालों को मुंडवाने में उसकी मदद की, और ही पूरे समय हमारे हाथ कांपते रहे। आधे घंटे बाद शीशे में दो मुंडे हुए सिर दिखाई दे रहे थे। उसने मेरे होठों पर एक हल्की सी चूमी दी और फुसफुसाकर कहा, अब से मैं ही तुम्हारा सिर मुंडूंगी। इस तरह तुम्हें अब मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। अब हम दोनों बराबर हो गए हैं। मेरे आंसुओं के बीच मेरे चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। तुम कितनी सिली हो। बाद में मैंने खास तौर पर दो विग खरीदे, एक अपने लिए और एक उसके लिए। हमने एक बिना कही हुई शर्त तय कर ली, बाहर वालों के सामने हम एकदम सजे संवरे दिखेंगे, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचकर दरवाजा बंद करेंगे, हम फिर से दो टेंशन फ्री चिकने उबले हुए अंडों जैसे बन जाएंगे। ये पता चलने पर कि मेरी सेहत अब स्टेबल हो गई है, हमारी क्लास मॉनिटर ने एक और रियूनियन का आयोजन किया। फोन पर बहुत सावधानी से बात करते हुए उसने कहा, इस बार मैं लिन सुई सुई को नहीं बुलाऊंगी, ताकि कोई अजीब सिचुएशन पैदा ना हो। लिन सुई सुई, जो उस समय एक बल्ब ठीक कर रही थी, उसने स्पीकर फोन पर बहुत ही शांत भाव से कहा, लू शिंगझो, और मैं वहां जरूर आएंगे बिल्कुल सही समय पर। फोन की दूसरी तरफ से किसी कप के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज आई। अरे बाप रे, तुम दोनों फिर से साथ हो गए। शनिवार को लिन सुई सुई और मैं एक दूसरे का हाथ थामे हुए वेन्यू में दाखिल हुए। हर किसी के अंदर का गॉसिप करने वाला कीड़ा जोरों से जाग उठा। पहले पहल किसने की? मैंने पहले, गलती मेरी ही थी, मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया था, लिन सुई सुई ने शांति से जवाब दिया। कुछ राउंड ड्रिंक्स के बाद हम ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। घूमती हुई बोतल लिन सुई सुई के सामने आकर रुकी। सवाल था, तुम कितनी बार प्यार में पड़ी हो? कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें स्थिर और मजबूत थीं। एक बार लू शिंगझो के साथ। पता चला कि इन सभी सालों में उसके दिल में सिर्फ उस एक अधूरे पहले प्यार के लिए ही जगह थी। बोतल फिर घूमी और मेरी तरफ इशारा किया। तुम सबसे ज्यादा जोर से कब रोए थे? मैंने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
कीमोथेरेपी के पहले राउंड के दौरान। मुझे उसके वो शब्द याद आए जो उसने तब लिखे थे, काश हम फिर से सबसे ऊंची चोटी पर मिलें। मैंने खुद ही उस इंसान को खुद से दूर कर दिया था जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस तरह का पछतावा वह तो दुख से भी ज्यादा पेनफुल था। आखिरी राउंड के लिए एक डेयर चुनौती बोतल एक बार फिर लीन सुई सुई के सामने रुकी। क्या ऐसा कुछ है जो तुम लंबे समय से करना चाहती हो? वह खड़ी हो गई, उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। लू शिंगझोउ से शादी करना। पूरा कमरा तालियों और शोर से गूंज उठा। तालियों और बधाइयों के बीच हम ओकरा के पूरी तरह से अविश्वास भरी नजरों से देखते रह गए। नहीं, उस रात काफी देर बाद हम घर पहुंचे। लेन सुई सुई को थोड़ा नशा हो गया था। वह मुझे मास्टर बेडरूम में खींच ले गई और कुछ देर की नजदीकी के बाद मुझे ऊँघते हुए सुनाई दिया कि वह लिविंग रूम में किसी को फोन कर रही है। उसकी आवाज में कड़वाहट घुली हुई थी। मां, ये मेरा अपना मामला है। अगर लू शिंगजो को बचाने की बात ना होती तो मैं शुरू से ही मेडिकल की पढ़ाई कभी नहीं करती। उस समय जब तुमने चुपके से मेरे यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन को बदलकर टीचिंग प्रोग्राम में डाल दिया था, सिर्फ उस 20,000 युआन की रेफरल फी अपनी जेब में डालने के लिए, तब तुमने आज जैसे दिन के बारे में सोचना जरूरी क्यों नहीं समझा? हम एकदम से पूरी तरह जाग गए। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। तो यह थी उस घटना के पीछे की छिपी हुई सच्चाई जो इतने साल पहले हुई थी। अब से अगर तुम दोनों ने उसे जरा भी परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को अपने माता पिता के तौर पर मानने से इनकार कर दूंगी। उसने फोन काट दिया और मेरी तरफ देखा। मैं जो उसकी बातें छिपकर सुन रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल था? उसने मुझे गले लगा लिया और जवाब दिया, यह मुश्किल नहीं था। जब तक मुझे पता था कि तुम ही मेरी मंजिल हो, तब तक यह सफर चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, मुझे प्यारा ही लगा। दो रूहों का मिलन किस्मत की बात होती है। लिन सुई सुई और लू शिंगझोउ एक बार फिर एक दूसरे के पास लौट आए थे। उस दिन के बाद लिन सुई सुई और मैंने अपनी शादी की तारीख आज से 6 महीने बाद के लिए तय कर ली। एक तो मैं यह पक्का करना चाहता था कि मेरी सेहत पूरी तरह ठीक हो जाए, और दूसरा मैं चाहता था कि मेरे बाल वापस उगने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए। आखिरकार शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट मौका होता है। हम दोनों वहां बिना बालों के गंजे सिर के साथ खड़े होकर शादी की कस्में तो नहीं खा सकते थे। वह नजरसारा देखने में बहुत ही अजीब लगता। मैं तो उसे देख भी नहीं पाता। 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। लिन सुई सुई की बेहतरीन देखभाल की वजह से मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया और मैं पहले से ज्यादा हेल्थी दिखने लगा, और मेरे बाल भी बहुत तेजी से वापस उग आए। हालांकि मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे तो नहीं हुए थे, लेकिन शादी के मौके पर उन्हें संवारने के लिए वे काफी थे। आईने में अपने गुलाबी दमकते चेहरे को देखकर मैं कहीं से भी कैंसर का मरीज नहीं लग रहा था। शादी से ठीक एक दिन पहले मैंने हिम्मत जुटाई और अपने घर वालों को फोन किया, उन घर वालों को जिनसे मैंने बहुत लंबे समय से कोई बात नहीं की थी। फोन की घंटी काफी देर तक बजती रही और फिर जाकर किसी ने फोन उठाया। ये मेरी मां की आवाज थी, जिसमें एक अजीब सी फॉर्मेलिटी और इमोशनल दूरी साफ झलक रही थी। शिंगजोऊ राजधानी में। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? डॉक्टरों ने क्या कहा? मेरी सेहत अब ठीक है। मैं एक पल के लिए रुका और फिर गहरी सांस ली। मां, मैं शादी कर रहा हूं, लिन सुई सुई से। वह अब राजधानी में एक जानी मानी डॉक्टर है। शादी कर रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मेरी मां की आवाज का अंदाज तुरंत बदल गया और उसमें एक गहरी राहत साफ महसूस की जा सकती थी। अब जब वहां तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर मौजूद है तो तुम्हारे पिताजी और मैं, हम दोनों अब चैन की सांस ले सकते हैं। मैं उसे घर वापस लाना चाहता था ताकि वे आप दोनों से मिल सके। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, फोन की दूसरी तरफ से अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद मेरे छोटे भाई जिनेंग की शिकायत करते हुए बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। स्नोबॉल ने मेरे स्नैक का बैग गिरा दिया, जिससे सारी खाने की चीजें फर्श पर बिखर गईं। मेरी मां तुरंत घबरा गई। अरे बाप रे, जल्दी करो, कुत्ते को उससे दूर हटाओ। झिंगझो, अभी तुम्हारे छोटे भाई के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। चलो बाकी बात किसी और दिन करेंगे। उनकी बातें सुनकर जो विचार मैं अपने मन में संजोए बैठा था, उसे घर ले जाकर अपने माता पिता से मिलवाने का इरादा मेरे गले में ही घुटकर रह गया। इससे पहले कि मैं उसे जुबान पर ला पाता, वह वहीं दब गया। सालों पहले जब मैं बीमार पड़ गया था तो मेरे परिवार ने दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला किया था। कुछ हद तक परिवार की लिनियज को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ हद तक इमोशनल कंफर्ट पाने के लिए। सच कहूं तो मेरे इलाज का खर्च उठाने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी। उस फाइनेंशियल सैक्रिफाइस ने ही आखिरकार मेरे छोटे भाई, एक हेल्थी और होनहार लड़के के आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया था। फिर भी ये बात कि उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया था जिसके बारे में किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा था, मुझे ऐसा महसूस करा रही थी मानो हवा का कोई झोंका मेरे दिल से गुजर गया हो और उसे अंदर से खोखला और खाली छोड़ गया हो।
लिंग सुई सुई ठीक मेरे बगल में खड़ी थी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस मेरा हाथ कसकर थाम लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में मजबूती से गूंथी हुई थीं। लू झिंगझो, उसने कहा, शादी करना हम दोनों के बीच का मामला है। आज से मैं ही तुम्हारा परिवार हूं, तुम्हारे पास बस मैं हूं और तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। उसकी अटल आंखों में देखते हुए मेरी अपनी आंखें भी इमोशंस के ज्वार से नम होने लगीं। मैंने भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही काफी है। हमारी शादी आखिरकार राजधानी में हुई। यह एक सादा सा समारोह था, कोई भव्य दावत नहीं, और हमने अपने अपने माता पिता को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जिस शाम हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट मिला, हमने एक प्यारा सा छोटा सा रेस्टोरेंट किराए पर लिया और सिर्फ अपने पुराने क्लासमेट्स और दोस्तों को बुलाया जो उसी इलाके में रहते थे। जैसा कि उम्मीद थी, हमारा क्लास प्रेसिडेंट फिर से पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। वह एक कुर्सी पर चढ़ गया, एक चम्मच को माइक की तरह इस्तेमाल करते हुए और जोर जोर से नाटकीय अंदाज में रोने लगा। देवियों और सज्जनों, वह हिचकियों के बीच बोला, आज मेरे इस भाई के लिए बहुत खुशी का दिन है। इन दोनों ने मिलकर जो सफर तय किया है वह बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, जरा भी नहीं। हालांकि क्लास प्रेसिडेंट ने यह स्पीच रोते हुए कांपती आवाज में दिया था, लेकिन उसमें सबसे सच्ची दुआएं शामिल थीं। भीड़ की तालियों और शोर के बीच लिंग सुई सुई और मैंने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई जिन पर हमारे नाम खुदे हुए थे। मेरे बचपन के एक दोस्त ने लिंग सुई सुई की आस्तीन खींचते हुए जोर देकर कहा कि वह एक पक्का प्रॉमिस करे, तुम्हें मेरे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। लिंग सुई सुई मुस्कुराई और तुरंत मान गई। चिंता मत करो, उसने कहा, मेरी पूरी जिंदगी उसी की है। उस रात हम सब ने मिलकर खूब मौज मस्ती की। ऐसा लगा जैसे हम अपने टेंशन फ्री स्कूली दिनों में वापस पहुंच गए हों। ठीक अगले ही दिन हम अपने हनीमून पर निकल पड़े। हमने एक प्रॉमिस किया, हम जहां भी जाएंगे वहां एक दूसरे के साथ खूब सारी तस्वीरें खींचेंगे। हमारी वो पुरानी तस्वीर बहुत धुंधली थी, अब से मैंने कसम खाई, हम 10,000 हाई डेफिनेशन तस्वीरें खींचेंगे और उन्हें अपने घर की दीवारों पर सजा देंगे। उसके बाद के सालों में हमने पूरे देश की सैर की चांगशान की। बर्फीली चोटियों और एरहाई झील के पानी से लेकर दुनहुआंग के छांद जैसे झरनों और रेत के टीलों तक चांगबाई, पर्वत की स्वर्गीय झील से लेकर सान्या के लहराते ताड़ के पेड़ों तक। अपनी जवानी में मैं हमेशा इस डर में जीता था कि मौत किसी भी पल मुझे अपने साथ ले जा सकती है। हर गुजरता साल मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने जिंदगी से कुछ और टाइम चुरा लिया हो। लिंग सुई सुई हमेशा मुझे दिलासा देने के लिए मौजूद रहती थी, डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। वह मेरी डॉक्टर थी, मेरी पत्नी थी और सबसे बढ़कर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट थी। उसकी बहुत ही बारीकी से की गई देखभाल की वजह से मेरी सेहत चमत्कारिक रूप से ठीक बनी रही। हमारे घर की वह तस्वीरों वाली दीवार, जिसकी शुरुआत बस कुछ ही तस्वीरों से हुई थी, जल्द ही यादों की एक घनी और खूबसूरत चादर बन गई। उन तस्वीरों में दिख रहे दो लोग एक जवान जोड़े से धीरे धीरे मैच्योर और समझदार इंसान बन गए। हमारी आंखों के आसपास झुर्रियां पड़ने लगीं और कनपटियों पर सफेद बाल नजर आने लगे। मैं 28 साल से आगे जिया, फिर 38, फिर 48 और फिर 58 साल तक पहुंचा। जब लू शिंगझो का निधन हुआ तब वे 69 साल के एक फुर्तीले बुजुर्ग थे। ऐसी रेयर और कॉम्प्लिकेटेड बीमारी छीजिंग बमाए 8 असाधारण मेरिडियन का विकार से पीड़ित मरीज के लिए यह एक चमत्कारिक रूप से लंबी जिंदगी थी। उनकी यह आखिरी बीमारी बेहद जोरदार तरीके से उभरी। तब तक लिंग सुई सुई मेडिकल की दुनिया में एक जानी मानी एकेडमिकियन बन चुकी थीं। हालांकि उन दशकों में मेडिकल साइंस ने जबरदस्त तरक्की की थी, लेकिन 69 साल के एक बुजुर्ग जिनका शरीर पहले से ही कमजोर था को इतने एग्रेसिव इलाज देना बेहद क्रूर होता। हम गरिमा चाहते थे ना कि किसी आवारा कुत्ते की तरह जिंदगी से चिपके रहना और सांस के लिए तड़पना। इसलिए हमने मिलकर कंजर्वेटिव केयर को चुना। अपने आखिरी पलों में लू शिंगजो ने लिंग सुई सुई का हाथ थाम लिया। हालांकि उनका शरीर सूख कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, अरे बुढ़िया, मैं 69 साल तक जी गया, तुम्हें मुझे इसका क्रेडिट देना होगा, मैं काफी कमाल का हूं, है ना? लिंग सुई सुई रोई नहीं, उसने बस उसका कमजोर सूखा हुआ हाथ थामे रखा। उसकी आंखों में गहरा प्यार झलक रहा था। मेरे जाने के बाद उसने आगे कहा, मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स लेना और उन पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना। यह एक रेयर और कीमती क्लिनिकल नमूना है, इसे बेकार मत जाने देना। और यह भी पक्का करना कि तुम अपने लिए भी कुछ टाइम निकालो। पूरे दिन घर में उदास होकर मत बैठी रहना। बाहर जाना और किसी ग्रुप के साथ स्क्वायर डांसिंग करना। तुम 40 साल से भी ज्यादा समय से मेरा ही चेहरा देखती आ रही हो। अब तुम्हें कुछ नया नजारा देखने की जरूरत है ना? धीमी टूटी फूटी आवाज में उसने कसम खाई। लू शिंगझो,
इस जिंदगी में मैं कभी तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। एक असीम गर्माहट में लिपटी हुई उसने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं। हमारी शादी को 41 साल बीत चुके थे। वह शांति से चली गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर के राउंड्स का इंतजार करते हुए सो जाता है। लिंग सुई सुई ने पूरे पेशेंस के साथ अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाईं। हर किसी ने उसके इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी धैर्य की तारीफ की, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि उसके दिल के किसी गहरे कोने में एक ऐसा खालीपन रह गया था जो कभी नहीं भर सकता था। उसने सबके साथ रहने के प्रपोजल ठुकरा दिए और अकेले ही उस खाली पुराने घर में लौट आई। उन्होंने 40 साल से ज्यादा समय साथ बिताया था, फिर भी उन्होंने बच्चे न करने का डिसीजन किया था। वे किसी बच्चे पर संभावित जेनेटिक बीमारियों का बोझ नहीं डालना चाहते थे और न ही कोई नई टेंशन मोल लेना चाहते थे। अब घर में सिर्फ वही अकेली बची थी। लिंग सुई सुई ने लू शिंगझोउ के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। उसके कपड़े अब भी अलमारी में वैसे ही टंगे थे जैसे उसने अपनी जिंदगी में उन्हें सजाकर रखा था। उसका टूथब्रश और रेजर बाथरूम के काउंटर पर ही पड़े थे। बालकनी में वह रोजाना पूरी लगन से उस लटकती हुई टोकरी वाले पौधे को पानी देती रही जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था, भले ही वह पौधा हमेशा आधा मरा सा ही दिखता था। तस्वीरों वाली दीवार जिस पर उनके हनीमून की पहली तस्वीर जब वे 28 साल के थे से लेकर सूजो के हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन में खींची गई, उनकी 60 साल की उम्र की तस्वीर तक लगी थी, पूरी तरह तस्वीरों से भरी थी। हर तस्वीर के नीचे हाथ से लिखा एक कैप्शन था जो उनकी पूरी साझा जिंदगी की कहानी कहता था। कभी कभी लिंग सुई सुई सोफे पर बैठकर उस तस्वीरों वाली दीवार को निहारती रहती और पूरी दोपहर किसी गहरी सोच में डूबी रहती। जब खाने का टाइम होता तो वह अपनी आदत के मुताबिक 2 लोगों का खाना बनाती और मेज पर 2 लोगों के लिए जगह लगाती। फिर वह अपने सामने खाली पड़ी कुर्सी को देखती और अचानक उमड़ी उदासी की लहर में डूबकर चुपचाप बचा हुआ खाना उठाकर रख देती। शुरू में उसके स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान थे। वे बारी बारी से उसके घर आते जाते रहते, इस डर से कि कहीं उनकी प्यारी टीचर कोई नासमझी भरा कदम ना उठा ले। लेकिन लगभग आधे साल तक लिंग सुई सुई अपनी जिंदगी वैसे ही जीती रही जैसे वह पहले जीती थी। उसका घर हमेशा साफ सुथरा रहता और उसने एक किताब लिखना भी शुरू कर दिया था जिसमें वह अपनी जिंदगी भर का नॉलेज और लू शिंगझोउ की कहानी, जो चिकित्सा जगत का एक चमत्कारिक मामला था, लिख रही थी। सबको लगा कि अब वह उस दुख से उभर चुकी है। पलक झपकते ही 5 साल और बीत गए। लिंग सुई सुई अब 74 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। उसकी सेहत काफी बिगड़ चुकी थी। जरा सी भी ठंड लगने पर उसे 2 हफ्ते तक खांसी आती रहती थी। आज लू शिंगझोउ के साथ उसकी शादी की एनिवर्सरी थी। वह सुबह जल्दी उठी, बड़े जतन से तैयार हुई और होठों पर लिपस्टिक का वही शेड लगाया, वही रंग जो उसे अपनी जवानी में सबसे ज्यादा पसंद था। कब्रिस्तान जाते हुए उसने ताजे खिले लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता चुना जिन पर अभी भी ओस की बूंदें चमक रही थीं, जो उनके गहरे प्यार के पैशन को पूरी तरह से दर्शाते थे। मुयुआन पहुंचकर उसने वही किया जो वह हमेशा करती थी। सबसे पहले वह उस बुजुर्ग रखवाले से मिली। सुई सुई आ गई। उसने उसका वेलकम करते हुए कहा, आज तुम काफी खुश लग रही हो। हम उसने जवाब दिया, मैं उससे मिलने आई हूं। क्या तुम्हें उसकी तरफ से कोई लेटर मिली? सुई सुई ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी उम्मीद झलक रही थी, ठीक वही सवाल जो वह पिछले 5 सालों से हर साल इसी दिन पूछती आ रही थी। रखवाले ने एक पल के लिए जंग लगे हुए लेटर बॉक्स में टटोला और फिर अपना सिर हिला दिया। मुझे अफसोस है, इस साल कोई लेटर नहीं आई, उसने दुख भरे लहजे में कहा। वह पिछली वाली ही आखिरी लेटर थी। सुई सुई की आंखों में एक पल के लिए उदासी की एक लहर दौड़ी, लेकिन वह जल्द ही एक तरह की एक्सेप्टेंस में बदल गई, जैसे उसे पहले से ही इस बात की उम्मीद थी। वह मुयुआन के अंदर गई और लू शिंगझोउ की समाधि के पास पहुंची। पत्थर पर उकेरी गई तस्वीर में लू शिंगझोउ हमेशा के लिए टाइम में थम गई थी, ठीक उसी उम्र में जब उसकी मुस्कान सबसे ज्यादा खिली हुई थी। सुई सुई ने गुलाब नीचे रखे और नीचे की ठंडी जमीन की परवाह किए बिना वह ठीक समाधि के बगल में बैठ गई। अपने कोट के अंदर से उसने एक सील किया हुआ प्लास्टिक का थैला निकाला जिसमें बड़े जतन से संभाल कर रखी गई चिट्ठियों का एक गट्ठर था। ये वही चिट्ठियां थीं जो कब्रिस्तान के रखवाले ने लू शिंगझोउ के गुजर जाने के बाद के सालों में उसे एक एक करके दी थीं। लू शिंगझोउ ने ये चिट्ठियां तब लिखी थीं जब वह जिंदा थी, सुई सुई को बिना बताए, और उसने इन्हें रखवाले को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस के साथ सौंपा था। अगर वो मुझसे मिलने आना बंद कर दे तो उसे इनमें से कोई भी चिट्ठी मत देना। इसका मतलब होगा कि उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। लेकिन अगर वह बार बार आती रहे तो उसे हर साल एक चिट्ठी देना। सुई सुई ने पहली चिट्ठी खोली। हालांकि उसे उसके अंदर लिखी बातें जुबानी याद थीं, हर एक शब्द उसकी यादों में गहरे तक बसा हुआ था। फिर भी उसने उसे उतनी ही शिद्दत और लगन से पढ़ा मानो वह उसे पहली बार पढ़ रही हो। सुई सुई,
क्या तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है? वहीं रुक जाओ। याद है तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तुम्हें अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीनी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे एक स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत आ गई है। ठीक है, एकेडमिशियन जी, पूरी इंसानियत की भलाई के लिए बेहतर होगा कि तुम कड़ी मेहनत करते रहो। ओह, और मेरे ट्याओलन ऑर्किड पक्का करना कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो। अगर तुमने उन्हें मरने दिया तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें सताने वापस आऊंगी। लिंग सुई सुई के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी ही जानी पहचानी परछाई को देख रही हो। दूसरा खत जो अगले साल की डेट का था उसमें लिखा था, ठीक है, ठीक है, मान गई। अगर तुम उन ऑर्किड को जिंदा रखने में कामयाब रही तो शायद मुझे तुम्हें कोई बच्चा ही पालने के लिए दे देना चाहिए था, लेकिन छोड़ो, मैं शायद तुम्हारे बारे में लगातार चिंता ही करती रहती। वैसे क्या हाल ही में तुम्हारी नजर किसी बुजुर्ग पर पड़ी है? अगर हाँ तो मुझे उसके बारे में बताना, मुझे जेलसी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, मैं उस पार से तुम्हारे लिए थोड़ी बैकग्राउंड चेक करूंगी, पहले उनकी ठीक से जांच पड़ताल कर लूंगी। इन खतों के बीच बीच में कई बेतरतीब नोट्स भी थे, जो जिंदगी की छोटी मोटी बातों और उन कामों को न कर पाने के रिग्रेट से भरे थे जो अधूरे रह गए थे। मुझे अचानक वह ट्रिप याद आ गई जो हमने 3 या 4 साल पहले की थी, जो जैगू की, जहां हमने वह याक हॉटपॉट खाया था। वह तो एकदम जबरदस्त था। तुम्हें सच में उसे दोबारा खाने जाना चाहिए, बस मेरी खातिर ही सही। ओह, और दक्षिण में शाहबलूत की फसल अब पक गई है। ग्वीवे किस्म तो सबसे बेहतरीन होती है। फ्लाइट पकड़ो और जाओ, उन्हें ताजा ताजा खाओ। पैसों के मामले में कंजूसी मत करना। ओह, और तुम अभी तक जांगशी प्रोविंस में सिर्फ आधा ही घूम पाई हो। तुमने अभी तक माउंट लू पर चढ़ाई नहीं की है, चूंकि तुम्हारा पेट आजकल ठीक नहीं रह रहा है, इसलिए मसालेदार खाना थोड़ा कम खाना। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, लिंग सुई सुई की आंखों से हंसी के आंसू बहने लगे। वह लू शिंगझो को यह खत लिखते हुए अपनी आंखों के सामने देख सकती थी, एक पल इरिटेशन में अपना सिर खुजाते हुए और अगले ही पल लिखते हुए खुद ही मन मुस्कुराते हुए। वह हमेशा ऐसा ही था, इस बात से डरा हुआ कि कहीं वह अकेली पढ़कर अकेलापन महसूस न करने लगे, और इसलिए लगातार ऐसे तरीके ढूंढता रहता था जिससे उसकी बाकी की जिंदगी में भी उसकी प्रेजेंस का एहसास बना रहे। खतों का वह मोटा गट्ठर जल्द ही खत्म हो गया और आखिर में सिर्फ सबसे आखिरी खत बचा, जो ठीक पिछले साल ही भेजा गया था। लिंग सुई सुई, तुम अभी भी यही कर रही हो? क्या तुम्हारी जिंदगी सच में इतनी बोरिंग हो गई है कि तुम एक मरे हुए इंसान से बातें करने लगी हो? ओह, तुम बड़ी प्रोफेसर। मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं अब और नहीं लिख सकती। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता था कि दुख के किसी पल में तुम मेरे पीछे पीछे यहां आ जाओगी, इसलिए मैं इन चिट्ठियों में लगातार बड़बड़ाती रही, इस उम्मीद में कि तुम्हें इस दुनिया से जोड़े रखूं। चलो देखते हैं। अब तक मैंने 20 से ज्यादा चिट्ठियां लिख दी हैं, है ना? मैं शर्त लगा सकती हूं कि तुम असल में चिट्ठियों के इस ढेर में इतनी नीचे तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। अब तक शायद तुम्हारा घर बच्चों और नाती पोतों से भरा होगा, या शायद तुम पूरी तरह से पागल हो गई होगी, या शायद तुम दुनिया घूमने निकली होगी। लेकिन अगर तुम सच में यहां तक पहुंच गई हो लिंग सुई सुई, तो मुझे मानना पड़ेगा, मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई हूं। शायद मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो, लेकिन मेरी जर्नी यहीं खत्म होती है। मैं अब और चिट्ठियां नहीं लिखूंगी। मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया। कभी कभी जब मैं इस बारे में सोचती हूं, यह सच में बहुत बड़ी गुस्ताखी थी, मेरी बस एक कोरी कल्पना कि मैं तुम्हें इस दुनिया में दुख दूं। मैं अब तुम्हारे किसी भी डिसीजन में दखल नहीं दूंगी। अगर तुम थक गई हो तो आराम करो। मैं अब तुम्हारे अच्छे हेल्थ और लंबी उम्र की कामना नहीं करती। इसके बजाय मैं कामना करती हूं कि तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी हों और तुम्हें हमेशा की खुशी मिले, प्यार के साथ, लू शिंगझो। लिंग सुई सुई ने चिट्ठी के बिखरे हुए टुकड़ों को पढ़ा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने उन्हें सावधानी से फिर से इकट्ठा किया और अपने सीने से लगा लिया। उस साल की पतझड़ के आखिर में उसे सच में कोई और चिट्ठी नहीं मिली। उस साल की पतझड़ के आखिर में उसे सच में कोई और चिट्ठी नहीं मिली। शायद उसे अब खुद भी कोई चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी। यकीनन वह दूसरी तरफ बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होगा। जिसे ही शाम ढलल बूढ़ा रखवाला ठंड से बचे खातिर शराब का एक घूंट पीकर जल्दी ही सोने चला गया। जब सुबह भील तो जमीन पर बर्फ की एक विशाल चादर बिछी हुई थी। एक मोटा कोट ओढ़े हुए बूढ़ा आदमी बर्फ हटाने के लिए बाहर निकलन, लेकिन जिसे ही वो कोना से मुड़ल, वो अचानक वहीं जम गईलन। कुछ दूरी पर उसने एक आकृति देखी जो लू शिंगझो की समाधि शिला से टिककर बैठल रही, जिस पर बर्फ की एक पतली परत जम गई थी। वह आकृति आसपास के नजदारे में लगभग पूरी तरह से घुल मिल गई थी। वह आकृति अपने आप में ही सिमटी हुई थी, अपने सीने से कुछ कसकर थामे हुए थी और पूरी तरह से निश्चल थी।
बूढ़े आदमी का दिल अचानक जोर से धड़क उठल। ऊ आपन झाड़ू एक तरफ फेंकलस और तेजी से ओने भागल। लिंग सुई सुई की भौहों और पलकों पर पाले की एक परत जम गईल रहे ओकरा चेहरे के भाव किसी सोते हुए शिशु जितने ही शांत थे। अरे जागो लिंग सुई सुई! आगे की ओर लुढ़क गई और अकड़कर जमीन पर गिर गई। जो चिट्ठियां उसने कसकर थाम रखी थीं, वे उसकी बाहों से छूटकर जमीन पर बिखर गईं। उनके बीच एक गुलाब की गहरे लाल रंग की पंखुड़ियां साफ नजर आ रही थीं। सफेद बर्फ के बीच वे बेहद अलग और तीखी लग रहल रही। 74 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गई। उनके अलग होने के 5 साल बाद एक कड़ाके की ठंड और तेज हवाओं वाले दिन लिंग सुई सुई आखिरकार अपने प्रिय के पास चल गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल के एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब हम एक ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।